गाइज, माई सेल्फ सविता गर्जे। रिसेंटली मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र स्टेट हुआ है, जो महाराष्ट्र स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम थ्रू होता है। इस वीडियो में मैं आपको मेरी प्री की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, किस तरह मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन करते करते स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन किया है और उसमें फ़ाइनल रैंक भी हासिल किया है। और ये स्ट्रैटेजी अन्य पीसीएस एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है और यूपीएससी के कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसके लिए भी ये स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो वीडियो एंड तक देखिए और वीडियो के एंड में मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जो फिलोसॉफी में मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ। सो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि वीडियो का स्ट्रक्चर कैसे होगा। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं एमपीएससी का जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है उस एग्ज़ाम का मैं बेसिक स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ, कैसे होता है, किन स्टेजेस में होता है, सिलेबस क्या होता है। और इस वीडियो में मैं ज़्यादातर प्री के एग्ज़ाम पे फोकस करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, उसमें मैं महाराष्ट्र के मेंस पीसीएस एग्ज़ाम के मेंस के बारे में बात करूँगी और अगले वीडियो में इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमपीएससी ऐसे होता है जैसे हमारा यूपीएससी भी होता है। 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री में 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक जीएस होता है, एक सीसैट होता है। जीएस का 200 मार्क्स का होता है जो 100 क्वेश्चंस होते हैं। सीसैट का 80 क्वेश्चंस 2.5 ईच 200 मार्क्स होते हैं। मेंस में से 6 पेपर होते हैं हमें, जो स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग के पेपर्स होते हैं वो 100 मार्क्स, ग्रामर का 100 मार्क्स और बाकी जो जीएस के 4 पेपर है हमें वो 150 ईच होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये मेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। और इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का और इंटरव्यू के 100 और मेंस के 800, ऐसे 900 कुल मिला के मार्क्स होते हैं। उसके बेसिस पे हमारा फाइनल रैंक डिसाइड होता है। सो इस वीडियो में जैसे मैंने बताया कि प्री पे फोकस करेंगे हम ज़्यादा, तो लेट्स डायरेक्टली गो टू द प्री में जैसे जीएस में मैंने बताया कि बेसिक्स टॉपिक्स होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर होता है। ये चीज़ें जो हमें यूपीएससी के लिए भी होती है। और सीसैट में पैसेज होते हैं, अराउंड 10 पैसेज होते हैं। इच पैसेज में 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो कुल मिला के वो 150 मार्क्स होते हैं। और फिर डिसीजन मेकिंग्स के क्वेश्चन होते हैं 5 और बाकी रीजनिंग एंड मैथ्स एंड ऑल होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्री का, जिस बेसिस पे है ये डिसाइड होता है कि हम मेंस के लिए अपीयर होंगे या नहीं। सो हम लोग टॉपिक वाइज जाएंगे, कैसे एक एक टॉपिक को प्रिपेयर करना है, उसके लिए क्लासेस लगाना या नहीं, कैसे वो पेपर को मास्टर करना है, ये हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। चलो तो एक टॉपिक लेते हैं, जैसे हिस्ट्री है। हिस्ट्री ऐसा टॉपिक है कि जिसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत रट्टा मारना पड़ता है चीज़ों में, लेकिन उसका आउटपुट बहुत कम होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें आते भी नहीं हैं और कुछ कहाँ से पूछे ये भी पता नहीं होता है हमें। सो ये टॉपिक हम लोग को लेस इनपुट देना है और मैक्स आउटपुट निकालना है। ऐसे स्ट्रैटेजी से हमें ये टॉपिक पढ़ना होता है। अभी एमपीएससी में हिस्ट्री में क्या क्या पूछते हैं, मॉडर्न इंडिया होता है, महाराष्ट्र का हिस्ट्री होता है, एंशिएंट, मेडिवल, ये सब होता है। मतलब देखिए ना, मतलब हम लोग को मिनिमम 5 या 6 बुक्स पढ़ने हैं और इसका आउटपुट कितना होता है, 15 क्वेश्चंस या 14 क्वेश्चंस, इतना आउटपुट होता है। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशो इसका बहुत कम है, बुक्स बहुत पढ़ना पड़ता है और क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। तो बेसिक एंशिएंट में हमें 5 या 6 क्वेश्चंस होते हैं एमपीएससी में, मेडिवल में 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं और मॉडर्न में 4 से 5 होते हैं मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस में। और महाराष्ट्र के हिस्ट्री के बारे में भी 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कुल मिला के 15 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। सो इसके लिए बुक्स कौन से यूज़ करने हैं हमें, तो अभी हमें ये तो पता चला कि ये लेस आउटपुट देने वाला सब्जेक्ट है, तो इसके लिए बुक्स भी हमें ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि जो ईजी हो, पढ़ने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए और जल्द से जल्द कवर हो और ज़्यादा डेटा उससे मिले। तो इससे तो पहले हम लोगों ने यूपीएससी के लिए बहुत सारा पढ़ा हुआ होता है, जैसे एंशिएंट, मेडिवल के लिए हमने एनसीईआरटी पढ़ी हुई होती है और अन्य चीज़ें भी पढ़ी हुई होती है। तो वही सेम
बुक्स आप यहाँ पे भी रेफ़र कर सकते हो, उसमें चेंजेस करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आर पास्ट के 3 बुक्स और थीम्स के 3 बुक हमने पढ़े होते हैं, ये यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है और आपका एंशिएंट और मेडिवल का पार्ट बहुत कुछ बचा हुआ है, तो इसके लिए अपन लूसेंट का जीके का बुक भी पढ़ सकते हो। येलो कलर का एक बुक होता है, स्टार्टिंग के पेजेस में एंशिएंट एंड मेडिवल दिया होता है। ये कब करना है, जब आपको टाइम कम है और आपका बहुत बाकी है पढ़ना, तब ये आप चीज़ें कर सकते हो। लेकिन बेसिक एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सिवा एक बेस पक्का नहीं हो जाता हम लोग को, और फिर डिफ़िकल्टी आ जाती है बहुत सारे। सो एंशिएंट और मेडिवल पार्ट ऐसा है कि एक बार पता चले तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब्जेक्ट एग्ज़ाम के डेट के पहले 10 दिन में रिवाइज़ करने के लिए रखने लायक है। मतलब एग्ज़ाम अगर अप्रोचिंग है 1 महीने के बाद, तो उसके पहले 10 दिन ये टॉपिक आपको रिवाइज़ करना है। और ये सब्जेक्ट एंशिएंट मेडिवल और हिस्ट्री, टोटल हिस्ट्री आप ऑप्शन में नहीं रख सकते। एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि जो आप ऑप्शन में रख सकते हो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ह्यूज कॉम्पिटिशन है, सो आपको सब कुछ करना पड़ता है। तो ये हो गया एंशिएंट मेडिवल के लिए बुक्स एंड ऑल। और फिर मॉडर्न इंडिया जो हम लोग यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम, सेम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर किसी को मराठी में पढ़ना है तो गाठाड़ नाम का एक बुक है, वो भी पढ़ सकते हो। कि और ग्रोवर है, ग्रोवर भी पढ़ सकते हो आप, जो मराठी में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन द पीपल हु आर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, तो दे कैन गो विथ स्पेक्ट्रम ओनली। कुछ आपको रेफरेंस बुक्स बदलने की ज़रूरत नहीं है कि हम पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अभी रेफरेंस बुक बदलने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं होता। कंटेंट सेम होता है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। सो ये हो गया मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री के लिए। तो महाराष्ट्र का हिस्ट्री के लिए भी यहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। 2 से 3 मार्क्स में यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। सो उसके लिए आपको कौन सा भी एक पर्सनली यूज़ द समाधान महाजन से बहुत सारे बुक्स क्वेश्चंस आ जाते हैं उस बुक्स में, और लेस इनपुट है, मैक्स आउटपुट है उस बुक्स का। तो वो आप रेफ़र कर सकते हो, समाधान महाजन का बुक। और इसके बाद हमें स्टेट बोर्ड के बुक्स भी कुछ पढ़ने चाहिए। जैसे स्पेशली 6ठी कक्षा का स्टेट बोर्ड है और 11th कक्षा का स्टेट बोर्ड है। हिस्ट्री के लिए हमें पढ़ना ही चाहिए। जो सोशल रिफॉर्मर्स है उसके बारे में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, 1, 2, 3 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके बारे में हमें पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, वो ऑप्शन में नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर है जिसके बारे में पूछते ही पूछते। फॉर एग्जांपल क्या है, अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, ज्योतिबा फुले, ये सब है जो हमें स्किप नहीं करने चाहिए, वो स्कोरिंग है। और स्टेट बोर्ड में जो चीज़ें दी होती है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, पहली बात तो। और बाकी के जो रेफरेंस बुक है जो मैंने बताया, गाठाड़ है, समाधान महाजन है, वो आपको बाद में पढ़ने हैं। पहला फोकस है स्टेट बोर्ड एंड एनसीईआरटी, मेडिवल एंड एंशिएंट के लिए। वो अगर आपने किया तो मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा हिस्ट्री के लिए इनपुट देना नहीं है, क्योंकि फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। कितना भी पढ़ लिया तो उतने ही क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं इसका डिटेल सोर्स कोई बता नहीं सकता है। कुछ बुक ऐसे होते हैं हिस्ट्री के कि वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे मराठी में ग्रोवर नाम का बुक है, वो बहुत बड़ा है, अराउंड 600 to 700 पेजेस है उसमें। लेकिन वो पूरा बुक इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें से हार्डली 400 पेजेस इम्पॉर्टेंट है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम एक कोई बुक रेफ़र कर रहे हैं तो उसे कैसे पढ़े और उससे कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमारे सिलेबस में है। एज आई ऑलवेज सेड कि हमें फोकस रहना चाहिए हमारा सिलेबस कवर करने में, ना कि बुक कवर करने में। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। तो हिस्ट्री के क्लासेस के बारे में बोलेंगे हम कि हिस्ट्री के लिए क्लासेस लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो हम खुद पढ़ के पता चलता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसमें टेक्निकल चीज़ें नहीं होती है, जैसे अन्य सब्जेक्ट में, जैसे इकोनॉमिक में टेक्निकल चीज़ें होती है जो समझना ज़रूरी होता है। यहाँ पे वैसी बात नहीं है। तो मतलब वेस्ट ऑफ मनी करने की कुछ ज़रूरत नहीं है क्लासेस लगानी इस सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली हिस्ट्री के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं भी आ रही है तो 1-2 बार वो बुक पढ़ने के बाद वो अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि एंशिएंट और मेडिवल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उससे बार बार गो थ्रू कीजिए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, कौन से किंग्स आए, कौन मरा, कौन फिर आया, इससे फ्लो चार्ट बना के रखिए। तो इससे आसानी हो जाएगी पढ़ने में, किसके बाद कौन आया और हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है।
सेकंड, हिस्ट्री में ऐसा होता है कि कुछ डेट्स याद रखने होते हैं, कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, क्रॉनिकल ऑर्डर कभी कभी पूछा जाता है। तो ये एग्जैक्ट आपको डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्ट ये डेट पे ये हुआ था। आप एक लॉजिक के साथ याद रख सकते हो कि इसके पहले ये हुआ था, इससे पहले इसके बाद ये हुआ था, इसके पहले ये कभी आ नहीं सकता। ये लॉजिक के साथ अगर आपने याद रखा ना तो वो ईजी जाएगा और आपको पूरे डेट्स करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये ओवरऑल हिस्ट्री के बारे में हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटी, जो सबको अच्छा लगता है क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ के बारे में वो कनेक्टेड है और करने में भी बहुत ईजी है। हिस्ट्री में हम लोग जैसे यूपीएससी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, सेम लक्ष्मीकांत ही हमें एमपीएससी के प्री के लिए यूज़ करना है। अन्य कोई भी किताब हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है। एमपीएससी का मराठी में भी वर्जन आता है और हिंदी में भी वर्जन आता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऑथेंटिक सोर्स यूज़ कीजिए क्योंकि अन्य बुक में कुछ मिस्टेक हो जाए तो एग्ज़ाम में मे बी वो गलत हो सकता है। सो आई वुड प्रेफर लक्ष्मीकांत ही फॉलो कीजिए। एक दो बार टफ लगेगा इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन उसके बाद बहुत आसान लग जाएगी चीज़ें। सो ये पॉलिटी के बारे में है और एक ही बुक पढ़ना है। मतलब इसमें क्या है, कम से कम इनपुट है उसमें, सिर्फ एक ही बुक है। हिस्ट्री में 5 या 6 बुक है मिनिमम, यहाँ पे एक बुक में है और हमें मैक्स टू मैक्स 15 क्वेश्चन इससे आता है। 15 से ज़्यादा भी होता है, मिनिमम 15 क्वेश्चन आता है। आई एम सॉरी, आई सेड मैक्सिमम, मिनिमम 15 से क्वेश्चन होता है, उससे ज़्यादा ही होता है हमेशा। सो एक ही बुक पढ़ना है। आपका प्री से पहले कम से कम 20 बार वो बुक पढ़ना चाहिए क्योंकि एक ही पढ़ना है। बार बार उससे पता होता है कि यही आने वाला है, तो चांस क्यों लेने का, वही 20 बार पढ़ लेने का। और पॉलिटी में एक स्ट्रैटेजी मैंने खुद में यूज़ की है कि हमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि हम जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलता है कि हमारा कहाँ पे गलत हो रहा है और हमारा लॉजिक कहाँ पे रॉन्ग जा रहा है, किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। ये चीज़ें बुक पढ़ते वक्त कभी ध्यान में नहीं आती, ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही ध्यान में आती है। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके वजह से आपको बुक कम पढ़ना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन थ्रू रिविजन हो जाएगा। लेट कंसीडर आपने बुक पढ़ा है 5-6 बार, तो उसके बाद नेक्स्ट 20 डेज लगातार क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जैसे मैंने खुद में इनसाइट के जो डेली क्विजेस आते हैं, स्टैटिक क्विजेस, वो मैं सॉल्व करती थी पॉलिटी के लिए, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर एक क्वेश्चन है कोई भी जो डिफ़िकल्ट आया है, उसमें आपको पता चला कि अरे ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, तो उसका स्क्रीनशॉट आप मोबाइल में सेव कर सकते हो और रैंडमली खाना खाते वक्त आप उससे गो थ्रू कर सकते हो, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। सो पॉलिटी के लिए क्लासेस लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, ये बहुत लोग पूछते हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि लक्ष्मीकांत में बहुत बेसिक वर्ड्स में और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वो बुक्स दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग में एकदम से विदाउट बुक रीड किए हुए आपको क्लासेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद से 1-2 बार बुक पढ़ सकते हो और कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं अगर आपको वो समझ में नहीं आ रही है। वैसे तो उसमें ऐसे कोई चीज़ें नहीं है कि जो समझ में नहीं आती है, फिर भी किसी किसी को समझ में नहीं आते, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर सीनियर्स और मेंटर्स। उसके लिए स्पेशली क्लास में पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ इवन स्टडी आईक्यू पे भी डिफ़िकल्ट कोई टॉपिक होता है वो बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसके हेल्प हम ले सकते हैं। तो इसके वजह से उसके के लिए क्लासेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में यूपीएससी के तरह ही इंडियन ज्योग्राफी होता है और कुछ वर्ल्ड के मैपिंग होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं होता है। वर्ल्ड मैपिंग और अन्य मैपिंग थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चंस यहाँ वहाँ आ जाते हैं, तो यूपीएससी की तरह मैपिंग में यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। स्पेशली वर्ल्ड मैपिंग के लिए महाराष्ट्र का मैपिंग आ जाता है बहुत बार। रिवर के बारे में, माउंटेन के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि ये रिवर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग्स, वहाँ पे हम लोग को डैम डिस्ट्रिक्ट के साथ मैच करना होता है, हम लोग को तालुका डिस्ट्रिक्ट के साथ मैच करना होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस जो हम लोग मानसून के बारे में, जंगल फॉरेस्ट के बारे में, ये सब मिनरल्स के बारे में ये क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें। अराउंड हम लोग को
लाइक फिजिकल ज्योग्राफी से 5 या 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में भी 5 या 6 क्वेश्चन, और वर्ल्ड के ज्योग्राफी में भी कुल मिला के 4 या 5 क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे आ जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूपीएससी में जो बेसिक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, एनसीईआरटी हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। सेम यहाँ पे एनसीईआरटी हम लोग को बहुत अच्छे से और डीप में पढ़ना चाहिए। उसके बारे में नोट्स भी निकाल के रख सकते हैं क्योंकि बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे मैंने किया था, मैंने यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी के नोट्स बना के रखे थे फिजिकल ज्योग्राफी के, तो वही मैंने यहाँ पे यूज़ किए। मैंने फिर से ज्योग्राफी का एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं हुआ मेरे लिए। फटाक से एक दिन में मेरा पूरा एनसीईआरटी का एक बुक रिवाइज हो जाता था, तो वो उसका फ़ायदा बहुत हो गया। फिर हम लोग लैंडफॉर्म के लिए जो बुक यूपीएससी के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी हमें वही यूज़ करना है, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि क्वेश्चन मैटर ये है कि हम लोग का सिलेबस का पॉइंट कवर होना चाहिए, ना कि बुक का ईच एंड एवरी पॉइंट में ये बार बार दोहरा रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग गलत हो जाते हैं, वो बुक पढ़ने में लग जाते हैं, ना कि सिलेबस कवर करने में। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए हम सेम यूपीएससी का सिलेबस यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। सिलेबस आई मीन टू से कि बुक्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एनसीईआरटी एंड ऑल। और यहाँ पे दीप स्तंभ नाम का एक महाराष्ट्र में लोकल पब्लिकेशन है, उसका बुक महाराष्ट्र ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक सिर्फ वही बुक उसके लिए पढ़ा है, मैंने महाराष्ट्र ज्योग्राफी के लिए की, और अन्य ज्योग्राफी के लिए कोई भी बुक दूसरा पढ़ा नहीं, क्योंकि एक बुक मोर देन सफिशिएंट है उसके लिए। और जो हम लोग ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोन का बुक पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, सेम यहाँ पे भी वही पढ़ना है। उससे डिफरेंट टाइप्स के विंड होते हैं, वार्म विंड और कोल्ड विंड, उसके क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली वहाँ पूछे जाते हैं एमपीएससी में। और लैंडफॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जीसी लियोन में बहुत अच्छे से बताए हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और ज्योग्राफी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें लोग को पता होता है कि कौन से एरिया से क्वेश्चन आने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग को गलत नहीं होना है, यहाँ पे हम लोग को परफेक्ट ही होना चाहिए। 1 या 2 मार्क्स कम आ सकते हैं इसमें, नहीं तो आउट ऑफ मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं, जैसे हिस्ट्री में नहीं होता है। पॉलिटी में कभी कभी फैक्चुअल डेटा में हम गलत हो सकते हैं कि 10 है या 12 लोग का असिस्ट ज़रूरत है, ये चीज़ों में हम लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में वैसे नहीं होता है। सो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर कोई 0 से स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, तो उसे ज्योग्राफी पहले प्रिपेयर करने में लेना चाहिए, ना कि हिस्ट्री। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि हिस्ट्री का टॉपिक पहले लेते हैं, स्टेट बोर्ड पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर उन्हें ये प्रिपरेशन बहुत बोरिंग लगने लगता है, हिस्ट्री बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है और वो हिस्ट्री से स्टार्ट करते। तो ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए कि जो स्कोरिंग और आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा। जैसे ये ज्योग्राफी है और पॉलिटी है जो अपने डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है। सो ज्योग्राफी के लिए क्लासेस लगाने की ज़रूरत है या नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन बहुत लोगों को है। जैसे मैंने बताया, महाराष्ट्र ज्योग्राफी में क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मैच द फॉलोइंग्स होता है, बहुत फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है। वो दीप स्तंभ का जो पब्लिकेशन है, जिनका महाराष्ट्र ज्योग्राफी नाम का बुक है, उसमें से वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। उसके लिए आई थिंक फैक्चुअल चीज़ों के लिए क्लासेस लगाना इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। सो वो जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पे आप कर सकते हो, उसके लिए क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, अच्छी सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, उसके लिए भी क्लासेस की कोई ज़रूरत नहीं। आप खुद से पढ़ के वो चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हो। और बहुत फैक्चुअल डेटा होता है जो आपको मेमोराइज करना पड़ता है। सो आई डोंट थिंक कि कोई मेमोराइज नहीं कर सकता, ये चीज़ें बहुत सिंपल होती है। सो ये हो गया ज्योग्राफी का। फिर लेट्स कम टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग को बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक के साथ हम लोग का क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक का, पर्टिकुलर स्टेटमेंट का, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही। उसके सिवाय हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि लेट कंसिडर अमेरिका में उनके बैंक में, सेंट्रल बैंक ने अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिए तो इंडियन इन्वेस्टमेंट पे क्या असर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली नहीं है,
डायरेक्ट किसी बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन ये अप्लाइड है। जब आपका बेसिक इकोनॉमिक्स अच्छे से हुआ है तभी आपको ये क्वेश्चन पता चलेंगे, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक्स का डेटा पढ़ के। सो आप ये क्वेश्चन का ट्राई कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आप अप्लाइड कर सके आपका नॉलेज, तो हम कह सकते हैं कि आपका इकोनॉमिक का बेसिक बहुत अच्छा है और आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने कोलंबे नाम का एक महाराष्ट्र में पब्लिकेशन है, बहुत अच्छे से उन्होंने बेसिक इकोनॉमी का डिटेल बताया है। कुछ अच्छे मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में पता है। उससे पहले मैंने मेरा बेसिक है वो मृणाल के वीडियो जो यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है उससे मैंने मेरा बेसिक अच्छा किया। मतलब मैंने यूपीएससी के लिए मैंने क्लासेस भी लगाए थे पुणे में, लेकिन इकोनॉमिक्स उन्होंने उतना कुछ अच्छा पढ़ाया नहीं मुझे, और मुझे दूसरे क्लासेस पता नहीं थी, फाइनेंशियल इशू थे, इसलिए मैंने दूसरा कुछ अप्रोच नहीं किया क्लासेस की लगाने के लिए इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट टेक्निकल है और पता होना चाहिए कि किसी को समझाना पड़ता है ये सब्जेक्ट। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि मृणाल के वीडियो बहुत अच्छे हैं, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैट। तो मैंने देखे तो मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि बहुत अच्छे से सर ने बताया है, उसने सिंपल लैंग्वेज है और डे टू डे एग्जाम्पल लेके उन्होंने बताया है, तो बेसिक बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। तो आप पहले मृणाल के वीडियो देख सकते हैं अगर आप नए हो यहाँ पे, और फिर कोलंबे सर का बुक है वो आप रेफ़र कर सकते हो। ये प्री के लिए है, और कुछ लोग देसले का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये बुक्स भी यूज़ करते हैं प्री के लिए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है वो 2 बुक इतने भी प्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो बुक मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन नॉट फॉर प्री। लेकिन जो देसले का पार्ट 2 है सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, उससे आप स्कीम कर सकते हो, या फ्लो चार्ट्स दिए हैं डिफरेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट के, वो आप अच्छे से कर सकते हो, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्री के लिए। और देसले का जो पार्ट 1 है उससे आप फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। अगर आपको नोट्स निकालने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप डायरेक्टली देसले के पार्ट 1 से वो नोट्स फ्लो चार्ट्स उठा सकते हो, जो एग्ज़ाम के पहले आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये बेसिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ना कि आप प्री के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप वो बुक रिवाइज कर रहे हैं, तो वो आपको वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। सो फोकस ये रहेगा कि प्री कैसे क्रैक करना है इस वीडियो में। उस बुक से क्या क्या लेना है मेंस के लिए, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये है इकोनॉमी का बेसिक स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक, ओनली साइंस। हम लोग को यूपीएससी में साइंस एंड टेक होता है। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ बेसिक साइंस होता है, बेसिक बायोलॉजी, बेसिक केमिस्ट्री एंड बेसिक फिजिक्स होता है यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं जिन्हें ये पार्ट बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, कैसे क्रैक करें। बायो के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक मेरा बैकग्राउंड फार्मेसी था तो मुझे इतना कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं आई, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं पड़ा ज़्यादा इसमें, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। फिज़िक्स में एक बात है कि न्यूमेरिकल्स पूछते हैं फिज़िक्स के, लेकिन वो भी बेसिक स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी में से होते, कुछ अलग कहाँ से बाहर से नहीं आते ये क्वेश्चन। तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बेसिक डेफिनेशन कीजिए, जैसे फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये बेसिक डेफिनेशन अच्छे से होना चाहिए, कि उसके बेसिस पे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ अलग न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। कैसे होता है नॉन साइंस बैकग्राउंड का बेसिक नहीं होता है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत। तो इससे अच्छी बात है कि आप थोड़ा टाइम जाएगा इसमें, इन्वेस्ट होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंस के मार्क्स बहुत आ जाते हैं यहाँ पे। अराउंड 50 से ज़्यादा क्वेश्चन साइंस के होते हैं यहाँ पे, और लोगों को नहीं सॉल्व करने आते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक बार किया तो ज़्यादा इनपुट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार अगर बेसिक स्ट्रांग हो गया, सेल्स क्या है और टिश्यूज़ क्या है, अगर ये बेसिक चीज़ें आपको एक बार पता चली तो आई डोंट थिंक कि आप कभी भूल पाओगे ये चीज़ें। ये बेसिक चीज़ों पे फोकस कीजिए, बेसिक ही कीजिए साइंस में, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें पीएचडी नहीं करनी है। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगता है तो हम लोग उसके रेफरेंस, अलग अलग रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, बहुत डीप में चले जाते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर हमें एग्ज़ाम फोकस करना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ना कि हमें उस सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है। सेम लाइक केमिस्ट्री में भी बेसिक स्टेट बोर्ड पढ़िए और बेसिक एनसीईआरटीज़ पढ़िए। साइंस के लिए 10th स्टैंडर्ड तक सब एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए साइंस की आपको।
ऑल स्टेट बोर्ड के बुक्स पढ़ने चाहिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सचिन भस्के सर का बुक आता है बायो के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें बेसिक आपके बायो के टॉपिक्स और क्यूरीज क्लियर हो जाएगी। आई पर्सनली वो बुक मैंने एक बार रीड किया है, तो बहुत अच्छा बुक है, वो क्वालिटी है और मिनिमम इनपुट्स में मैक्सिमम उन्होंने आउटपुट देने की कोशिश की है। और अगर आपको और भी पढ़ना है, डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चंस कहाँ से आते समझ नहीं आ रहा है, तो आप लूसेंट का जीके का बुक यूज़ कर सकते हैं फैक्चुअल डेटा के लिए। जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे होते हैं कि ये एंजाइम कहाँ पे सीक्रेट होता है, लाइक ये एंजाइम का वर्क क्या है बॉडी में, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। लाइक एक क्वेश्चन आई रिमेंबर कि किडनी का जो प्रोसेस है, किडनी में फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, उसका प्रोसेस को क्रोनिकल ऑर्डर में लगाना चाहिए, लगाने का वाला क्वेश्चन था। तो वो बेसिक एनसीईआरटी में है, बेसिक जीके में है, लूसेंट जीके में है। तो लूसेंट के जीके में आप ये चीज़ें ले सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर आपको बेसिक करना है, साइंस में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। लाइक नेक्स्ट सब्जेक्ट विल बी द इकोनॉमिक्स। सॉरी, क्लासेस के बारे में बताना रह गया। साइंस के लिए आप क्लासेस ज़रूर लगा सकते हो। अगर आपको बेसिक नहीं पता, आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो, तो ज़रूर क्लासेस लगाइए। आप अपने आप में करते मत रहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इट वुड बी बेटर कि आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। सो नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में एक ही बुक पढ़ना है जो हम लोग यूपीएससी के लिए भी पढ़ते हैं, शंकर आईएएस का बहुत अच्छा है और उसमें से क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर में लिंक हो जाते हैं, तो करंट अफेयर से वो हो जाते हैं। तो बेसिक ज़्यादा ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बेसिक शंकर आईएएस से हो जाएगा। और जिन्हें इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम है तो वो तुषार गोरफड़े सर का बुक है पर्यावरण इन्वायरमेंट के लिए, तो वो आप पढ़ सकते हो। वो भी दोनों भी अच्छे हैं, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंस है, नथिंग ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है उसमें। और ज़्यादा करके करंट से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप करंट में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये हमेशा याद रखना है करंट पढ़ते हो। तो करंट के बारे में बात करेंगे हम। करंट, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो और पीसीएस में स्विच होने का सोच रहे हो, तो आप जो यूपीएससी के लिए करंट अफेयर कर रहे हो, विजन कर रहे हो, इनसाइट कर रहे हो और स्टडी आईक्यू का मंथली करंट अफेयर कर रहे हो, तो आप वही कंटिन्यू कर सकते हो। कुछ सोर्स बदलने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हो गए ऐसे जो महाराष्ट्र सेंट्रिक हो गए। अपॉइंटमेंट, यहाँ पे थोड़ा फैक्चुअल डेटा होता है करंट अफेयर के लिए, जैसे ये पर्सन का अपॉइंटमेंट किस बॉडी पे हुआ, ऐसे क्वेश्चन होते। ठीक है, एक दो क्वेश्चन नहीं आए आपको तो कोई बात नहीं, लेकिन मेजर करंट अफेयर का डेटा अगर आपके यूपीएससी के रेफरेंस बुक से हो रहा है, तो क्यों एक दो क्वेश्चन के लिए हम अपने रेफरेंस बुक चेंज करें। जैसे मैंने बताया कि मिनिमम इनपुट्स में अगर मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है तो एक दो क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर एक स्ट्रैटेजी, हम लोग को अनवांटेड ऑलवेज स्किप करना है। भले उसमें एक वांटेड चीज स्किप हो जाए, लेकिन अनवांटेड एक भी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम जाता है, एनर्जी जाती है, डेज जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अगर कोई सिर्फ पीसीएस एग्जाम में फोकस कर रहा है तो वो परिक्रम नाम का यहाँ पे लोकल मैगजीन है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट कुछ जो मराठी में यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं वो परिक्रमा यूज़ करते हैं, तो वो भी अच्छा है। सिर्फ उतना ही करंट अफेयर में हमेशा एक ही सोर्स यूज़ करिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सोर्स मत कीजिए, क्योंकि किसी भी मैगजीन में वही करंट अफेयर होने वाले हैं, सिर्फ लैंग्वेज अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा, इतना ही डिफरेंस है। इसलिए एक ही कौन सा ही बुक यूज़ करना। सो ये बेसिक था प्री का। सब्जेक्ट वाइज था क्लासेस लगाने चाहिए या नहीं, बेसिक बुक्स के बारे में मैंने इस बारे में बताया है। सो जैसे मैंने बताया, इसमें जीएस में लोगों को मार्क्स बहुत कम पड़ते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत होते हैं, कैसे करना क्या करना पता नहीं होता है। सो मेरा फोकस था मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व करने। जैसे मैं डेली, मेरा टारगेट रहता था कि 100 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं, कौन से भी बुक से, कौन से भी सब्जेक्ट के, इट डजेंट मैटर, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं स्टार्टिंग में मुझे बताना चाहिए था, वो है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस एंड हम लोग का सिलेबस। ये 2 इतने इम्पॉर्टेंट है कि इसे हम लोग निगलेक्ट करके बिल्कुल नहीं होगा।
क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कैसे करना है ये बहुत लोग मुझे पूछते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, फिर वी विल मूव ऑन टू सीसेट पेपर। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते वक्त आपको वो क्वेश्चन है उसके पीछे जो डेटा दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ डेटा, वो आपको रट्टा नहीं मारना है। पहली चीज़ तो आपको ऐसे देखना है कि एरिया ऑफ क्वेश्चंस क्या है, वो देखना है आपको। जैसे हिस्ट्री में हम बोल सकते हैं सोशल रिफॉर्मर इज अ एरिया ऑफ द क्वेश्चंस। ये एरिया ऑफ द क्वेश्चन आपका रेफरेंस बुक पढ़ते वक्त ये आपको याद रखना है। अगर एक सोशल रिफॉर्मर पढ़ते पढ़ते आया तो आपको याद रखना है कि ये एरिया ऑफ क्वेश्चंस है और इससे क्वेश्चन आ सकता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एरिया ऑफ क्वेश्चंस ढूंढने हैं हमें। जैसे पॉलिटी में एरिया ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स इज अ एरिया ऑफ क्वेश्चन, कि जहाँ से एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, बी इट यूपीएससी और बी इट एनी पीसीएस एग्जाम इन इंडिया, आते ही आते हैं। तो ऐसे एरिया ऑफ क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते वक्त ढूंढने हैं। उसके वजह से क्या हो गया, आप जब बुक्स पढ़ते हो तभी आपको पता चलेगा कि ये पार्ट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर पार्ट, ये मुझे स्किप नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन है पेपर एनालिसिस करना है, ना कि आपको जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया है उस क्वेश्चन के नीचे वो रट्टा मारना है। वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एरिया ऑफ क्वेश्चन से आया है तो उसके बारे में क्वेश्चंस आ सकता है फिर से, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, एरिया ऑफ क्वेश्चंस ढूंढना और उसके बेसिस पे रेफरेंस बुक्स पढ़ते वक्त वो याद रखना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते वक्त। इससे अनवांटेड चीज़ें हम लोग स्किप करना सीख जाते हैं। मैक्सिमम रिवीजन होता है, मिनिमम रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं हम लोग। सो डेली बेसिस पे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना चाहिए। और सेकंड सिलेबस, जैसे हम लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं विदाउट एनी अलार्म, विदाउट एनी रिमेंबर बाय मॉम डैड, वैसे हम लोग को सिलेबस पढ़ना है। सुबह उठे एक बार सिलेबस तो पढ़ना है, मेंस का, प्री का, जो भी है, उससे बहुत चीज़ें पता चल जाती है। कुछ क्वेश्चन हम लोग का पढ़ना बाकी हो तो वो पता चल जाता है। अगेन एरिया ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाते हैं। ये सब चीज़ें, ये दो चीज़ों से आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है करना। तो आप अगर ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले तो ये दो चीज़ों पे फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत टाइम वेस्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस में, लेकिन ऐसे बात नहीं है क्योंकि वो करना इज़ अ मस्ट। अगर आपको पता ही नहीं चला कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है तो आप क्या पढ़ोगे? रैंडमली नहीं जाना है हमें। कॉम्पिटिशन एवढा स्टीफ है यहाँ पे कि हमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ प्लान करनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, इफ़ यू फेल टू प्लान देन इट इज़ अ प्लान टू फेल, वैसी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस नहीं किया तो आपका वो फेल होने का प्लान हो सकता है। सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। और मैंने कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे ऐसे लगता है कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो वी विल मूव ऑन टू सीसेट पेपर, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लोग उसे निगलेक्ट कर जाते हैं बहुत सारे टॉपिक को, क्योंकि उन्हें लगता है कि हो जाएगा, कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने बताया 80 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 मार्क्स का ईच होता है। 120 मार्क्स, ऑलमोस्ट 120 मार्क्स, मोर देन द 50% ऑफ पेपर इज ऑफ पैसेज। 10 पैसेज होते हैं, जिसमें से 8 पैसेज मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं, और एक पैसेज सिर्फ इंग्लिश में होता है और एक पैसेज सिर्फ मराठी में होता है। तो ये पैसेज का स्ट्रक्चर है। इस पैसेज में हमें 5 क्वेश्चन पूछते हैं, 2.5 ईच। तो पैसेज के 125 मार्क्स होते हैं, मोर देन द 50% ऑफ 200 मार्क्स। तो हम लोग ये पैसेज पे ध्यान क्यों नहीं देते? मुझे ये बेसिक क्वेश्चन सब स्टूडेंट से है, सब एस्पिरेंट से है। सब लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम मैं 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ लेकिन सीसेट में मेरा स्कोर नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? उसके वजह से मेरा प्री का स्कोर नहीं आता है, वो अल्टीमेटली मैं प्री फेल हो जाता हूँ। तो ये चीज़ खुद से पूछिए कि मैं प्री को कितना टाइम सीसेट के पैसेज को कितना टाइम देता हूँ। वो मोर देन 50% का स्कोरिंग है, लेकिन उसके लिए मैं इक्वल टाइम देता हूँ क्या? जीएस का 200 है, सीसेट का 200 है, मतलब दिन का आधा जीएस होना चाहिए, आधा सीसेट होना चाहिए। हम लोग दिन का आधा टाइम सीसेट को देते हैं या नहीं, ये खुद को पूछना चाहिए। हम लोग के मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि
जीएस जैसा इनपुट हम सीसैट को नहीं देते हैं उतना, क्योंकि यूपीएससी में वो क्वालिफाइंग होता है, एमपीएससी में वैसे नहीं होता है, इसलिए उसको ज़्यादा एफर्ट्स देने की बहुत ज़रूरत है। पैसेज के बारे में बताऊंगी। पैसेज डिफरेंट टाइप्स के हमें पैसेज आते हैं, जैसे पॉलिटी बेस होता है, सोशो इकोनॉमिकल बेस पैसेज होता है, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड फिलोसॉफी, ऐसे 5 एरिया में से डिफरेंट पैसेज आते हैं। कुछ टाइम बहुत पैसेज डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पैसेज होते हैं कि बहुत इजी होते हैं, लेकिन हम लोग उसको स्किप कर देते हैं टाइम की वजह से। जैसे मैंने बताया कुल मिला के 10 पैसेज होते हैं। पैसेज को आप लोग को बाइफरकेट करना चाहिए, इजी टाइप ऑफ पैसेज एंड डिफिकल्ट टाइप ऑफ पैसेज। जैसे पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड सोशो इकोनॉमिकल बेस्ड जो पैसेज होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, फैक्चुअल डेटा पे बेस्ड वो पैसेज होते हैं। और डिफ़िकल्ट पैसेज क्या होते हैं, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी के बेस पे और फिलोसॉफी के बेस, ये डिफ़िकल्ट वाले पैसेज होते हैं। अगर आपने पेपर हाथ में लिया एग्ज़ाम के टाइम पे, तो आपको फटाक से वो पता होना चाहिए कि ये पैसेज ये पेपर में पॉलिटी के बेस पे है, तो ये इजी है, ये मुझे पहले सॉल्व करना है। दूसरा पैसेज फिलोसॉफी पे डिपेंड है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये मैं बाद में सॉल्व करूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम जाएगा ज़्यादा। जैसे 200 मार्क्स का पेपर होता है और 2 घंटे होते हैं हमारे पास। पहले 1 घंटे में या 1.50 आवर्स में हम लोग को पूरे पैसेज सॉल्व करने होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे। और एक बात, हम लोग को डेली बेसिस पे 10 पैसेज एक जगह पे बैठ के सॉल्व करने की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी चाहिए, डेली बेसिस, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर डेली बेसिस पे हम लोग 10 पैसेज सॉल्व करने की एक मेंटालिटी नहीं बनाएंगे तो वहाँ पे वो बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा। हम लोग को डेली बेसिस पे 10 पैसेज बैठ के सॉल्व करने हैं। जीएस में तो हम लोग को बहुत रट्टा मारना पड़ता है, चीज़ें बहुत फिर से दोहरानी पड़ती है, लेकिन पैसेज का वैसे नहीं है, सिर्फ आपको आपका लॉजिक डेवलप करना है और टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस करनी है। तो ये बहुत मिनिमम आउटपुट है यहाँ पे, बहुत मिनिमम। और एक बार आपको वो स्ट्रैटेजी पता चली कि ये पैसेज में ऐसी स्ट्रैटेजी, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, फिर उसके बाद आप टाइम भी रिड्यूस कर सकते हो वो प्रैक्टिस का। मेरे प्रिपरेशन के टाइम में मैं एक स्ट्रैटेजी यूज़ करती थी, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ती थी मैं, ना कि न्यूज़ पढ़ने के हिसाब से पढ़ती थी, पैसेज अब हम लोग को पढ़ना है ये हिसाब से मैं वो पैसेज टाइम लगा के पढ़ती थी। और मैं टाइम लगा के उसमें से 10 पॉइंट में नोट डाउन करती थी। तो उसके वजह से क्या हो गया कि मेरे ब्रेन को ट्रेनिंग मिल गई कि एक ही रीडिंग में मुझे उसमें से पॉइंट्स याद रखने हैं। एक ही रीडिंग में मुझे वो पॉइंट्स याद रखने हैं, दोबारा मेरे पास टाइम नहीं है वो पैसेज में दोबारा जाके पढ़ने के लिए। तो ये हुआ प्रैक्टिस का पार्ट। आपको डेली बेसिस पे ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए, डेली बेसिस पे पैसेज सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ 125 मार्क्स। मैं फिर से ये बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं इस चीज़ को कि पैसेज ही है, आ जाएगा, ढूंढ के ही तो क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। हर चीज़ का प्रैक्टिस होना चाहिए, उसके सिवाय वो चीज़ें नहीं आती है हमें। हम लोग मैथ्स के लिए क्लासेस लगाते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए क्लासेस लगाते हैं, बट एवर वी थॉट कि हम लोग को पैसेज का अगर हम लोग का स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं हो रहा है तो किसी से जाके हम लोग पूछे वो स्ट्रैटेजी कैसे होता है, पैसेज कैसे सॉल्व करें। हम लोग ये कभी नहीं करते, लाइक ये निगलेक्टेड पार्ट है, लेकिन ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है। मतलब महाराष्ट्र के स्टेट पीसीएस में तो बहुत स्कोरिंग है। हम लोग को 200 में से एटलीस्ट 150 चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स से प्री क्लियर होना चाहिए तो। और 200 में से 150 मार्क्स आपको अगर चाहिए तो पैसेज इज़ इम्पॉर्टेंट, पैसेज को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। आगे है मैथ्स एंड रीजनिंग का पार्ट जो होता है इसमें सीसैट के पेपर में। मेरा एक बेसिक फंडा रहता था, क्योंकि मुझे मैथ्स उतना ज़्यादा आता नहीं है तो मैं पैसेज से ज़्यादा मार्क्स कमाती थी, लेकिन इससे मुझे जाता है, लेकिन मुझे बेसिक आना चाहिए, ये मेरा एम रहता था। मैं सुबह उठ के जो बैंकिंग के ऐप्स आते हैं, बैंकिंग अड्डा एंड ऑल, तो उससे मैं प्रैक्टिस करती थी, रीजनिंग के प्रैक्टिस करती थी कि मुझे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, एग्ज़ाम में कुछ अलग नहीं लगे, अजीब नहीं लगे। तो मैं डेली बेसिस पे वो बैंकिंग अड्डा से डेली सुबह उठने के बाद वो 1 घंटा करती थी।
तो उसके वजह से वो थोड़ा प्रैक्टिस बना रहा और मैथ्स इतना भी बुरा नहीं गया एग्ज़ाम में। अगर मैं कुछ भी नहीं करती, अगर मुझे पसंद नहीं है और मैं कुछ भी नहीं करती इसके वजह से, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता और इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू स्कोर। सो आप डेली बेसिस पे फिर ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो किसी ऐप से क्वेश्चन उठा के, और इंडिया बिक्स नाम का एक वेब पेज है, उस पर भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अग्रवाल बुक है जो आरटी के लिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के और रीजनिंग के दोनों भी। देन फाइनल पार्ट सीसेट में डिसीजन मेकिंग होता है। डिसीजन मेकिंग में हम लोग को 5 क्वेश्चन होते हैं 12.5 मार्क्स के। उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो वो पार्ट इजी होता है। और मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता था कि पूरे पैसेज पहले 1 घंटे में सॉल्व करने के, फिर डायरेक्टली जंप टू द डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो पार्ट में निगेटिव नहीं होता है और टाइम के वजह से वो पार्ट कभी कभी छूट जाता है। तो ऐसे ना हो, इसलिए डायरेक्टली जंप टू द रीजनिंग पार्ट, डिसीजन मेकिंग पार्ट आफ्टर द पैसेज। और पैसेज में एक बात मैं बताना भूल गई कि पैसेज में जो मराठी और इंग्लिश का लैंग्वेज का पैसेज होता है एंड में, तो मोस्ट ऑफ लोग इंग्लिश का पैसेज छोड़ देते हैं क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है, टाइम नहीं होता है, मैथ सॉल्व करना होता है, बाकी चीज़ें बची हुई होती है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश का पैसेज पूरे पैसेज में जब बहुत सिंपल वाला पैसेज होता है, तो यू शुड ऑलवेज सॉल्व दैट फर्स्ट। मैथ्स चालू करने से पहले आपको वो पैसेज सॉल्व करना चाहिए। तो स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्कोरिंग है, 5 क्वेश्चंस आते हैं उसमें, तो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए। मतलब आपको डेली बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है पेपर सॉल्व करते करते, कि मैं पहले ये सॉल्व करूँ कि इसमें कितना टाइम जा रहा है, इसमें कितना टाइम जा रहा है। तो पर्सन वाइज ये वैरी होगा, पहले मैथ्स सॉल्व करना, पहले रीजनिंग सॉल्व करना। तो ये कैसे डेवलप होगा? प्रैक्टिस से डेवलप होगा। और फिर और एक क्वेश्चन होता है कि मैडम क्वेश्चन पेपर कहाँ से ले ले, कौन से क्लासेस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले। आप लोग कौन से भी क्लासेस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। आप यूपीएससी के भी पेपर सॉल्व करते हो सकते हो, प्रीवियस ईयर एमपीएससी के सीसेट के पेपर सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का इम्पोर्टेंट बता ही दिया है, सेम यहाँ पे वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पे, 1.5 आवर दे के पैसेज सॉल्व कीजिए। यही सीसेट की स्ट्रैटेजी है, बाकी सीसेट की स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, उसी में से मार्क्स आ जाएंगे। 150 स्कोर करना है आपको, ये याद रख के आप प्रैक्टिस कीजिए। सो होप आप ये चीज़ें अच्छे से समझ पाए हैं और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। और मैंने कुछ चीज़ें मेरे सोशल मीडिया थ्रू की थी जो मुझे डिस्कस करना है, मैंने मेरे बुक लिस्ट में भी वो मेंशन की है। जैसे एंशिएंट और मीडियल के लिए मैंने अनअकैडमी से उठाए थे लेक्चर्स, वो बहुत अच्छे थे। मतलब मेरा बहुत जल्दी कवर हो गया और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर एक दूसरा टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट जा रहा है लेकिन उसको स्किप नहीं करना है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करके वो वीडियो के बारे में वो सब्जेक्ट के बारे में वीडियो ढूंढ सकते हो और वो भी ईजी हो जाए। और मैं एक एडिशनल बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे, स्पेशली महाराष्ट्र पीसीएस के लिए, की हमारे पास जो तात्याचा ठोकळ्याचं बुक आहे, जे खूप लोक वाचतात, मुझे ऐसे लगता है वो बुक में से हिस्ट्री का आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पंचायत राज्य, मैं पंचायत राज्य के बारे में बताना भूल गई। तो ये चीज़ें आप तात्याच्या ठोकळा से ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत फैक्चुअल डेटा होता है जो अन्य किसी बुक्स में हमें नहीं मिलता है, तो वो आप वहाँ से ऐड कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। फैक्चुअल डेटा पूछे जाता है, जैसे मैंने बताया कि सोशल रिफॉर्मर की चीज़ें कहीं पे मिल नहीं जाती, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है। इवन जोग्राफी के भी बहुत चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है। पंचायत राज्य के लिए आप लोग कौन सा भी बुक यूज़ कर सकते हो, तात्या के ठोकरे में से वो पार्ट कवर कर सकते हो, और लवटे सर के बुक से भी वो पार्ट कवर कर सकते हो। लवटे सर के बुक में से जो लास्ट में उन्होंने चार्ट दिए हैं वो ज़्यादा कीजिए, ना कि अंदर का डेटा, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम बच जाएगा। सो ये सब चीज़ें आई थिंक आपको अच्छी लगी हो और समझ में आई हो, और ये स्ट्रैटेजी जो है अन्य एग्ज़ाम के लिए भी उपयुक्त होगी। सो प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट अगर आपको अच्छा लगा हो। और लास्ट वीडियो में लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो गया, तो इस वीडियो में मैंने हिंदी यूज़ किया है।
जैसे मैंने बताया था कि मैं एक फ़िलॉसफ़ी शेयर करने वाली हूँ एंड ऑफ द वीडियो। आई नो तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। सो गांधी जी के बारे में है। गांधी जी के पास एक औरत अपने बेटे को लेके आती है और उसे बोलती है, गांधी जी को बोलती है कि मेरा बेटा शक्कर बहुत खाता है, उसे आप बताओगे क्या शक्कर कम करो, क्योंकि उसके वजह से उसको डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ेस हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है। तो गांधी जी ने कुछ बोला नहीं और गांधी जी ने सिर्फ इतना बोला कि आप मुझे 1 महीने बाद आके मिलिए। सो वो औरत के फेस पे क्वेश्चन मार्क था कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला। सिंपल चीज़ तो बतानी थी बच्चे को, बच्चा कहाँ पे ज़्यादा पूछ रहा था। लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। वो औरत 1 महीने के बाद फिर अपने बेटे को लेके आई और गांधी जी ने बताया कि बेटा शक्कर मत खाना, अच्छा नहीं होता, सिर्फ इतना बोला। तो उस बच्चे के माँ ने उसे पूछा, गांधी जी को पूछा कि इतनी सी तो बात थी, आप 1 महीने पहले भी बता सकते थे, हम जब आए थे। सो गांधी जी ने बताया कि मेरे पास कोई मोरल राइट नहीं था बच्चे को बताने के लिए, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी शक्कर कम नहीं खाई, मैं भी शक्कर ज़्यादा खाता था। तो मैं किस बेसिस पे वो बच्चे को बताऊँ कि तू शक्कर कम खा, बल्कि मैं अपने लाइफ में वो कभी फॉलो नहीं करता। तो ये 1 महीने में मैंने अपने डेली जीवन में शक्कर बहुत कम खाई है, तो अभी मुझे मोरल राइट होता है कि मैं उस बच्चे को बताऊँ कि तू शक्कर कम खा। ये स्टोरी का बेस ऐसा था कि हम लोग जो चीज़ें फॉलो करती है वही हमें फॉरवर्ड करनी चाहिए, हमें मोरल राइट मिलता है उन चीज़ों को बताने के लिए। ऐसे चीज़ें कभी बतानी नहीं चाहिए कि जो हमने जीवन में कभी फॉलो नहीं की है। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू स्टडी IQ एंड स्पेशली थैंक्स गौरव गर्ग सर, थैंक यू वेरी मच।